तुम्हें गोली लेने को कहा था। प्रमोद ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मैंने जानबूझकर नहीं ली। सुनैना ने कहा, पागल हो गई हो। अपने कपड़े पहन चुके और बालों में कंघी करते हुए प्रमोद ने कहा, बच्चा जिंदगी में खुशियां लाता है, घर में चहल पहल हो जाती है और बुढ़ापे का सहारा भी बनता है। सुनैना ने प्रमोद को समझाया, बंद करो अपनी बकवास। मैं तुमसे बच्चा कैसे चाह सकता हूँ? मेरी तो सोशल लाइफ ही खत्म हो जाएगी। गुस्से से चिल्लाते हुए प्रमोद ने कहा, तो आपको खुद ध्यान रखना चाहिए था। मैंने आपसे कंडोम का इस्तेमाल करने को कहा था। मुझे मजा नहीं आता। आजकल तो औरतों को कंडोम भी आते हैं। तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी हो, इस बार मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। सुनैना ने दो टूक कहा। तो तुम पछताओगी, धमकता हुआ प्रमोद बोला। फिर दरवाजा खोल वह बाहर चला गया। प्रमोद कारोबारी था। उसके पास खूब दौलत थी, घर में खूबसूरत पत्नी थी और 3 बच्चे थे। प्रमोद ने अपना दिल बहलाने के लिए एक रखेल सुनैना रखी हुई थी। उसको फ्लैट लेकर दिया हुआ था। मिलने के लिए वह हफ्ते में 2-3 दफा वहां आता था। कभी कभी वह उसे बिजनेस टूर पर भी ले जाता था। सुनैना तकरीबन 3 साल से प्रमोद के साथ थी। बीच बीच में 3-4 बार पेट से भी हुई थी, लेकिन चुपचाप पेट साफ करवा आई थी। एक रात मेकअप करते समय सुनैना की नजर अपने चेहरे पर उभरती झुर्रियों पर और सिर में 3-4 सफेद बालों पर पड़ी। उसे चिंता हो गई कि अगर उसका ग्लैमर खत्म हो गया तब क्या होगा। प्रमोद को कोई और जवान रखेल मिल जाएगी। ऐसी औरतों को बुढ़ापे में कौन पूछता है। सुनैना के पास प्रमोद द्वारा दिए गए जेवर काफी थे। बैंक के लॉकर में जमा पूंजी भी काफी थी। अपने माता पिता को पैसे भेजने के बाद भी उसके पास अच्छी खासी रकम बच जाती थी। उसी रात सुनैना ने सोचा कि अगर उसे प्रमोद से एक बच्चा हो जाए तो वह उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। इसके बाद से सुनैना ने पेट से न होने वाली गोलियों को खाना बंद कर दिया था। प्रमोद भी कंडोम का इस्तेमाल कम ही करता था। नतीजन सुनैना पेट से हो गई। प्रमोद गुस्से से लाल पीला हो रहा था। कल को सुनैना उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। 3-4 दिन बाद प्रमोद सुनैना से मिलने आया और उसने पूछा, बच्चा गिरवाया कि नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बच्चा चाहती हूँ। तुमसे मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यह बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस शाम को प्रमोद ने सुनैना के पास जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर सुनैना उसके बच्चे को जन्म देगी तो क्या होगा। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के पीछे आप क्यों पड़े हो? आप मुझे जवाब दे दें तो कहीं और मैं चली जाती हूँ। अगली बार प्रमोद के आने पर सुनैना ने पूछा, बच्चा मुझसे है, नाजायज है। मेरे लिए वह परेशानी खड़ी कर सकता है। क्या परेशानी खड़ी कर सकता है? वह मेरा वारिस बनने का दावा कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगी तभी ना। बच्चा कल को पूछ भी तो सकता है कि उसका पिता कौन है। लेकिन मैं एक बच्चा चाहती हूँ, उसको गिरवा कर तुम किसी और से बच्चा गोद ले लो। फर्ज करो कि वह आपसे नहीं किसी और से है, तब बकवास मत करो। मैं जानता हूँ कि यह मुझसे है। मैं आपकी वफादार हूँ और वफादारी का यह इनाम है। यह सुनकर प्रमोद दनदनाता हुआ वहां से चला गया। वह कानूनी और सामाजिक पचड़े के बारे में सोच रहा था कि कल को अगर मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर सुनैना बच्चे को उसका बच्चा साबित करके उसकी जायदाद में से हिस्सा मांग सकती है। प्रमोद की कशमकश को सुनैना बखूबी समझ रही थी। उसने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। एक दिन वह फ्लैट छोड़कर चली गई। 2 दिन बाद प्रमोद ने फ्लैट का चक्कर लगाया। उसको वहां सन्नाटा मिला। सुनैना कहाँ गई? धरती निकल गई या आसमान? प्रमोद कुछ दिनों तक बेचैन रहा। फिर खाली फ्लैट को आबाद करने के लिए एक नई उम्र की कॉलगर्ल को लाकर बसा दिया। प्रमोद को यह डर बराबर सताता रहा कि सुनैना उसके सामने उसकी नाजायज औलाद को वारिस के तौर पर न ले आए। एक दिन कार से गुजरते समय प्रमोद की नजर एक नर्सिंग होम के बाहर रिक्शे से उतरती एक औरत पर पड़ी।
उसका पेट फूला हुआ था। गौर से देखने पर पता चला कि वह तो सुनैना ही थी। वह जल्दी ही बच्चा जनने वाली थी। प्रमोद ने कार सड़क की एक तरफ रोक दी और सुनैना के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह काफी देर तक बाहर नहीं निकली। तब प्रमोद ने अपना मोबाइल फोन निकाला और नर्सिंग होम के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा मोबाइल फोन नंबर पढ़कर उसने फोन किया। हेलो, यह अस्पताल का रिसेप्शन है? प्रमोद ने पूछा। जी हाँ, बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले मिसिस सुनैना ने डिलीवरी के लिए विजिट किया था। क्या उनको एडमिट किया गया है? जी हाँ, उनकी मैटरनिटी वार्ड में एडमिट कर लिया गया है। थैंक यू। प्रमोद ने इतना कहकर फोन काट दिया। अब प्रमोद को सुनैना और उसके बच्चे को खत्म करना था। वह अपनी फैक्ट्री पहुंचा। अभी तक उसकी जिंदगी बिना रुकावट वाली चल रही थी। उसका अब तक किसी से पंगे वाला वास्ता नहीं पड़ा था। प्रमोद की फैक्ट्री का मैनेजर अरुण बड़ा ही धूर्त था। मालिक के कई उलझे मामले उसी ने सुलझाए थे, लेकिन ऐसा पंगा कभी नहीं निपटाया था। साहब, आपको सुनैना और उसका बच्चा क्या परेशानी दे सकता है? अरुण ने पूछा। कल को वह मेरा वारिस होने का दावा कर सकता है। क्या सुनैना ने कभी ऐसा इरादा जाहिर किया है? नहीं। वह तो कहती है कि बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वह उस बच्चे को पैदा करना चाहती है। तो इसमें आपको क्या परेशानी है? अरे भाई, कल को वह बच्चा बड़ा होकर मेरे सामने आकर खड़ा हो सकता है। मेरी सोशल लाइफ खराब हो सकती है। वह बच्चा आपसे ही है। क्या बात सच है? वह तो यही कहती है। मेरा भी यही विश्वास है कि वह वफादार है। आप क्या चाहते हैं? बच्चे और माँ को खत्म करना, खासकर बच्चे को। ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया है, फिर भी देखता हूँ कि क्या हो सकता है, अरुण ने कहा। अरुण सुनैना को पहचानता था। वह नर्सिंग होम पहुंचा। जच्चा बच्चा वार्ड में सुनैना एक बिस्तर पर लेटी थी। एक रिश्तेदार को देखना है, 1 मिनट के लिए अंदर जाने दें, अरुण ने वार्ड के बाहर बैठी एक औरत से कहा। इजाजत मिलने के बाद वह अंदर गया और कुछ ही पलों में लौट आया। सुभाष और अर्जुन सुपारी किलर थे। उन्होंने सुनैना को खत्म करने की सुपारी दी थी। वे दोनों एक कार में बैठकर बारी बारी से नर्सिंग होम की निगरानी करने लगे थे। आप यहाँ अकेली आई हैं? आपके साथ कोई नहीं है? लेडी डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद सुनैना से पूछा। जी, मेरी मजबूरी है। इस पर लेडी डॉक्टर समझ गई। सुनैना कुंवारी माँ बनने वाली थी। ऐसे मामले नर्सिंग होम में आते रहते हैं, लेकिन कानूनी औपचारिकता अपनी जगह थी। इलाज, डिलीवरी या ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत को हो सकती थी, इसलिए किसी जिम्मेदार आदमी के फॉर्म पर दस्तखत करना जरूरी था। आपकी जिम्मेदारी के फॉर्म पर दस्तखत कौन करेगा? मैं खुद ही करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तभी सुनैना को दर्द शुरू हो गया। चंद मिनटों के बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। सारी औपचारिकता धरी की धरी रह गई। 4 दिन बाद सुनैना को छुट्टी मिल गई। बच्चे को गोद में उठाए वह नर्सिंग होम से बाहर आई। ऑटो रिक्शे में बैठी। उसके पीछे किराए के हथियारों की कार लग गई। इंस्पेक्टर मधुकर लोकल थाने के एसओ थे। वे चुस्त और मुस्तैद पुलिस अफसर थे। दोपहर का खाना खाने के बाद वे चंदू पनवाड़ी के यहाँ पान खाते थे। इसी बहाने से वे इलाके का दौरा भी कर लेते थे। नर्सिंग होम से ऑटो रिक्शे में बैठी सुनैना के पीछे किराए के हथियारों की कार लगी थी। उनकी यह हरकत जीप पर सवार एसएचओ मधुकर की निगाह में आ गई। उनके एक इशारे पर ड्राइवर ने जीप कार के पीछे लगा दी। ऑटो रिक्शा एक बस्ती में पहुंचा। सुनैना उतरी, भाड़ा चुकाया और अपने किराए के कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे आ रही कार थमने लगी। तभी सुभाष की नजर पीछे से आ रही जीप पर पड़ी। अर्जुन, कार मत रोकना, पीछे एसएचओ आ रहा है, सुभाष ने कहा तो अर्जुन ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। एचएसओ ने मधुकर ने जीप में सादा कपड़ों में बैठे एक पुलिस वाले को इशारे से कुछ समझाया। वह पुलिस वाला सुनैना की निगरानी करने लगा। कार का नंबर नोट कर मधुकर ने पुलिस कंट्रोल रूम को भेज दिया। चंद मिनटों में शहर के खास खास इलाकों में तैनात पुलिस की गाड़ियों को उसके कार के बारे में हिदायतें मिल गई।
एक चौराहा पार करते समय कार उस कार के पीछे लग गई। उस कार में सादा ड्रेस में मुखबिर थे। एसएचओ मधुकर थाने पहुंचे। थोड़ी देर के उनका मोबाइल फोन बजा। सर, उस कार में 2 लोग हैं जो अपराधी नहीं दिख रहे हैं। मुखबिर ने खबर ठीक दी थी। तुम उन दोनों पर निगाह रखो। इंस्पेक्टर मधुर बोले। थोड़ी देर बाद एक बस्ती में तैनात मुखबिर का फोन आया। साहब, खतरा है। क्या खतरा है? जान जाने का। और क्या खतरा हो सकता है? तुम उन मवालियों को पहचानता है क्या? नहीं, पर मेरा अंदाजा है कि इस इलाके का खबरिया रांगसी भी नहीं पहचानता होगा। तब हम क्या करें? इस बाई की हिफाजत और निगरानी। खतरे की वजह इसका बच्चा। क्या? तेरी इस क्या का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। सुनैना नहीं जानती थी कि वह पुलिस के जासूसों की नजर में आ चुकी है। सेठ की मासूका और उसके बच्चे के ठिकाने का पता हमने लगा लिया है। जल्दी ही वे दोनों को मार देंगे। प्रमोद के मैनेजर अरुण को सुपारी लेने वाले ने बताया। ठीक है, मेरा और सेठ का नाम नहीं आना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आप तसल्ली रखें। बच्चे के जन्म के बाद सुनैना ने अपनी एक सहेली मीरा को फोन किया, जो उसके बारे में सब कुछ जानती थी। अरे, तेरे और तेरे बच्चे को मरवाने का ठेका दिया है सेठ ने। उसकी सहेली मीरा ने बताया। क्या? उसको कैसे पता चला? वह तेरे पीछे शुरू से ही लगा है। तुझे किसी ने बताया? तेरी जगह फ्लैट में आई उस नई लड़की ने। अब मैं क्या करूं? सुनैना ने पूछा। अपना ठिकाना बदल ले। ठीक है, सुनैना बोली। दोनों सुपारी किलर सुभाष और अर्जुन आपस में सलाह कर रहे थे। भाई इस बस्ती में है, कल उसका घर ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे, सुभाष ने कहा। सुबह सुनैना बच्चे को कुनकुने पानी से नहलाकर साफ कपड़े लपेट चुकी थी। वह सोच रही थी कि कहाँ जाए, तभी उसको अपनी पुरानी सहेली प्रेमलता का ध्यान आया। वह एक अनाथालय की मैनेजर थी। सुनैना ने बच्चों को गोद लेकर बाहर आई। उसने ऑटो रिक्शा किया। ऑटो रिक्शा के चलते ही मवालियों की कार पीछे लग गई। उसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को भी हो गई। ऑटो रिक्शा अनाथालय के बाहर रुका। थोड़ी देर बाद, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आई, सुनैना ने ऑटो रिक्शा वाले से कहा। सुनैना को देखते ही प्रेमलता मुस्कुराई और सुनैना, तुम यहाँ कैसे आई? मैं मुसीबत में फंस गई हूँ, जरा यह बच्चा संभाल, मैं थोड़ा ठहर कर आऊंगी। बच्चा देते हुए सुनैना ने कहा। यह किसका बच्चा है? प्रेमलता ने पूछा। मेरा है, सुनैना बोली। तेरा है? तूने शादी कर ली क्या? प्रेमलता ने पूछा। फिर बताऊंगी, शाम को आऊंगी, कुछ दिक्कत है? प्रेमलता ने बच्चा थामा। सुनैना ऑटो रिक्शा में बैठ रेलवे की स्टेशन की ओर चली गई। उस्ताद बाई यतीम खाने में गई थी, वहां अपना बच्चा दे आई। अब क्या करें? सुभाष ने अर्जुन से पूछा। सेठ कहता है कि बच्चे को पहले खत्म करना है। यतीम खाने गए, बाई को फिर मारेंगे। कार एक तरफ खड़ी कर वे दोनों सुपारी किलर अनाथालय में घुस गए। सुनैना के बच्चे को एक पालने में लिटाकर प्रेमलता मुड़ी ही थी कि 2 बदमाश नौजवानों को देखकर वह चौंकी। क्या बात है? अभी एक बाई तुझे बच्चा देकर गई है, वह कौन सा है? सुभाष ने कमरे में नजर डालते हुए कहा। दर्जनों पालनों में नवजात बच्चे हैं, अटखेलियां करते दूध पी रहे हैं। बाई? कौन बाई? जो अभी अभी आई थी यहाँ। अर्जुन ने कहा। यहाँ कोई बाई नहीं आई थी। प्रेमलता बोली। सीधी तरह मान जा बात, वह बच्चा कौन सा है? अर्जुन ने चाकू निकालते हुए कहा। तभी अनाथालय के दरवाजे पर एसएचओ मधुकर ने कदम रखा। प्रेमलता पुलिस को देखकर ही चीख उठी। इंस्पेक्टर साहब! चोर बदमाश सिपाहियों ने घेर डाला कर दोनों बदमाशों को पकड़ दिया। थाने में उन्होंने सब सच उगल दिया। मैनेजर अरुण के काबू में आते ही सेठ प्रमोद भी टूट गया। अब आप तो बच्चे और उसकी मां को अपना लें, अन्यथा 10 साल की सजा भुगत दे। बच्चा आपका वारिस फिर भी माना जाएगा, इंस्पेक्टर मधुकर ने समझाते हुए कहा।
मरता क्या न करता, सेठ प्रमोद ने सुनैना को अपनी पत्नी और बच्चों को वारिस मान लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।